हेलो बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जिसकी हेडिंग है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ ताकि ये टॉपिक जो है वो आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे दो टर्म दे रखी हैं, एक टर्म है किंगडम और एक टर्म है प्रोटिस्टा। सबसे पहले आप ये समझिए कि किंगडम होते क्या हैं। हमारी ये जो अर्थ है, इस अर्थ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में से अब तक हमने 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब ये जो स्पीसीज हैं, इनको हमने 5 किंगडम में डिवाइड कर रखा है। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये दिया था 1969 में एक साइंटिस्ट हुए R.H. व्हिटेकर, उन्होंने। अब ये जो 5 किंगडम है, उन्हीं 5 किंगडम में से एक किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। अब आप समझिए कि किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से मेंबर आते हैं। हमारी ये जो अर्थ है, इस अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें से कुछ होते हैं प्रोकैरियोट और कुछ होते हैं यूकैरियोट। प्रोकैरियोट ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोट को हमने रख रखा है किंगडम मोनेरा में। और जो यूकैरियोट होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं वो सारे के सारे आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो आपको किंगडम टर्म समझ में आ गई, प्रोटिस्टा समझ में आ गया कि प्रोटिस्टा में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे। प्रोटिस्टा में हम स्टडी करेंगे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के बारे में। जब आपको ये पता चल गया कि प्रोटिस्टा किंगडम में जो मेंबर्स आएंगे वो यूकैरियोट्स होंगे, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो मेंबर्स होंगे किंगडम प्रोटिस्टा के, उन सब में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और साथ ही साथ में सेल में जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे। अब हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन है, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। तो बोला गया है कि सारे के सारे जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उनको हम किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। इस लाइन का मतलब ये होता है कि हमारी ये जो अर्थ है, इस अर्थ पे जब लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने लगे तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बने थे प्रोकैरियोट। फिर प्रोकैरियोट में डेवलपमेंट हुआ और यूनिसेलुलर यूकैरियोट बने, मतलब जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं वो डेवलप हुए। अब इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में से कुछ आगे चल करके बन गए फंगी जैसे, कुछ आगे चल करके बन गए प्लांट जैसे और कुछ आगे चल करके बन गए एनिमल्स जैसे। मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, उनमें फीचर्स जो हैं वो फंगी जैसे भी देखने को मिलेंगे, प्लांट जैसे भी देखने को मिलेंगे और एनिमल जैसे भी देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए लाइन बोली गई है कि किंगडम प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें जो मेंबर्स आएंगे वो सिर्फ फंगी जैसे ही आएंगे, इसमें जो मेंबर्स आएंगे वो प्लांट जैसे ही आएंगे। इसमें मिक्सअप है, कुछ में प्लांट जैसे फीचर्स हैं, कुछ में फंगी जैसे फीचर्स हैं और कुछ में एनिमल जैसे फीचर्स हैं। एक किंगडम है फंगी, एक किंगडम है प्लांटी और एक किंगडम है एनिमलिया। और हमें पता है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो हैं उन्हीं से आगे चीजें डेवलप होकर के बने होंगे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। तो इसीलिए किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं उनमें तीनों किंगडम प्लांटी, फंगी और एनिमलिया जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। What may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another। बोला गया है कि अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स को व्यू करें तो किसी एक मेंबर के लिए एक बायोलॉजिस्ट तो बोल सकता है कि ये तो प्लांट है और एक बायोलॉजिस्ट बोल सकता है कि ये तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है, क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं ना उनमें प्लांट जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। In this book, we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans under Protista। इस बुक में हम किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड करते हैं क्राइसोफाइट्स को, डाइनोफ्लेजिलेट्स को, यूग्लेनोइड्स को, स्लाइम मोल्ड्स को एंड प्रोटोजोन्स को। मतलब आप ऐसे समझ लिए कि इस किंगडम में हम इन ग्रुप्स की स्टडी करने वाले हैं। मेंबर्स ऑफ द प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। जो प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं वो मुख्य रूप से एक्वेटिक मतलब पानी में रहते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। ये जो किंगडम है वो लिंक क्रिएट करता है प्लांट्स के साथ में, एनिमल्स के साथ में और फंगी के साथ में। अभी मैंने बता दिया कैसे करेंगे। सबसे पहले अर्थ पे बने प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट से बने यूनिसेलुलर यूकैरियोट। अब यूनिसेलुलर यूकैरियोट में धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन डेवलप हुआ। अभी जो एक सेल के थे
तो जब ये पास पास आए तो इनमें कोऑर्डिनेशन डेवलप हुआ तो बन गए मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट के 3 किंगडम है, एक तो है फंगी किंगडम, एक है प्लांटी और एक है एनिमलिया। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं उन्हीं में कोऑर्डिनेशन डेवलप हुआ, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गई। तो ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें तीनों ही मल्टीसेलुलर किंगडम वाले जो मेंबर्स हैं उनके फीचर्स इसमें देखने को मिलेंगे। भाई मल्टीसेलुलर फंगी कैसे बना होगा कि कोई मेंबर ऐसा होगा जिसमें फंगी जैसे कैरेक्टर होंगे, तो वो उसकी सेल जब पास पास आई तो मल्टीसेलुलर फंगी बन गया। ऐसे प्लांट की बात करें, यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर ऐसे होंगे जिनमें फोटोसिंथेसिस का कैरेक्टर होगा, तो जब उनकी सेल्स पास पास में आई तो उनमें कोऑर्डिनेशन डेवलप हुआ और मल्टीसेलुलर प्लांट्स बन गई। ठीक है ना। तो इसी तरीके की बात एनिमल्स की है, एनिमलिया किंगडम में आते हैं मल्टीसेलुलर एनिमल्स। तो ये कहाँ से डेवलप हुई है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट मतलब किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स से। तो इनमें किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ मेंबर ऐसे होंगे जिनमें एनिमल जैसे फीचर देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो अभी मैंने बताया कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसमें 5 ग्रुप की हम स्टडी करेंगे। इन 5 ग्रुप को अगर मैं डिवाइड करके बताऊं तो प्लांट जैसे फीचर्स जिसमें देखने को मिलते हैं, मतलब जो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो इसमें एक ग्रुप आ जाएगा क्राइसोफाइट, दूसरा ग्रुप पे आ जाएगा डाइनोफ्लैजिलेट और एक ग्रुप थर्ड जो है वो आ जाएगा यूग्लेनोड्स। यूग्लेनोड्स जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में तो फोटोसिंथेसिस करता है और जब सनलाइट एब्सेंट होता है तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पकड़ करके खा लेता है, मतलब एज ए प्रेडेटर भी ये रोल प्ले करता है। मतलब यूग्लेनोड्स में मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। इसी तरीके से बचे कौन, किंगडम प्रोटिस्टा के 2 ग्रुप और बच गए। एक है स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड जो है उसमें फंगी जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। और बचे कौन लास्ट में, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो हैं उनमें एनिमल जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो समझ में आ गई लाइन को कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो लिंक क्रिएट करता है प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी के बीच में। बीइंग यूकैरियोट्स, द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स a well defined nucleus and other membrane bound organelles। भाई यूकैरियोट हैं, तो अगर यूकैरियोट हैं तो प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं उनमें वेल डिफाइंड तो न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगी। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे गोल्जी बॉडी भी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, साथ साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे और जहाँ पे प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वहाँ पर प्लास्टिड भी देखने को मिलेगा। समझ में आ गई बात। और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की क्या बात है, देखो बेटा अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बेसिक यूनिट होती है सेल। अगर सेल है तो जेनेटिक मटेरियल होगा, या तो जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कवरिंग हो या फिर नहीं हो। अगर कवरिंग है जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ तो उस सेल को हम बोल देते हैं यूकैरियोट। और ये जो स्ट्रक्चर बनी जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन की कवरिंग हुई, जिस मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और फिर ये जो स्ट्रक्चर बनी उस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में। क्योंकि प्रोकैरियोट में तो जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कवरिंग होती नहीं है, लेकिन यूकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कवरिंग होती है। सम है फ्लैजिला और सीलिया। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं ना उनमें कुछ में फ्लैजिला और सीलिया देखने को मिलता है मूवमेंट करने के लिए, लोकोमोशन शो करने के लिए। Protists reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation। जो किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं और सेक्सुअली भी, लेकिन जो सेक्सुअली है वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब इसमें गैमेट जैसे स्ट्रक्चर बनेगी और फिर वो आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगी। अब फर्स्ट ग्रुप है किंगडम प्रोटिस्टा का और उसका नेम है क्राइसोफाइट्स। तो अभी मैंने बताया किंगडम प्रोटिस्टा के 3 ग्रुप हैं, एक तो क्राइसोफाइट, एक डाइनोफ्लैजिलेट और एक यूग्लेनोड्स। इनमें प्लांट जैसे फीचर देखने को मिलते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो क्राइसोफाइट जो है ये भी फोटोसिंथेसिस करेगा, ये बात याद रखनी है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। इस ग्रुप में मेनली 2 मेंबर्स आते हैं, एक डायटम्स और एक गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को ही हम डेस्मिड के नाम से जानते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैरीन एनवायरमेंट। ये जो डायटम्स और डेस्मिड जो है ना वो फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मैरीन वाटर में। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स। ये जो डायटम्स और डेस्मिड जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, भाई पानी में मिलेंगे तो पानी की जो करंट फ्लो करती हैं उसके साथ ही पैसिवली फ्लो करते हैं, मतलब खुद की एनर्जी लगा करके अपने लेवल पे मूवमेंट नहीं करते हैं। और जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरीके से मूव करता है वाटर करंट की फ्लो के साथ में तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक टर्म यूज करते हैं प्लैंकटन।
मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। क्राइसोफाइट के जो मेंबर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर जो हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टूगेदर एज इन ए सोप बॉक्स। डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो दो थिन ओवरलैपिंग शेल बनाती है और ये दोनों शेल जो हैं वो एक दूसरे में सोप बॉक्स के दोनों पार्ट जैसे एक दूसरे में फिक्स हो जाते हैं वैसे ही ये दोनों सेल जो हैं वो आपस में फिक्स हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल। डायटम की जो सेल वॉल होती है उसमें सिलिका का डिपोजिशन होता है और उसकी वजह से ये जो सेल वॉल है वो ब्रेक नहीं होती है, इनडिस्ट्रक्टेबल रहती है। Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. अब ये डायटम्स तो मरते जाते हैं लेकिन इनकी जो सेल वॉल है वो ब्रेक होती नहीं है, तो वाटर में प्रेजेंट रहेंगे वहां पर बहुत सारी सेल वॉल का डिपोजिशन हो जाता है इनके हैबिटाट में। दिस accumulation ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इज रेफर्ड टू एज डायटमोसियस एक्ट। और जब बिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए ये इस तरीके से इकट्ठा होती रहती है तो उस स्ट्रक्चर को बोल देते हैं डायटमोसियस अर्थ। Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrup. अब सिलिका का डिपोजिशन है तो जो ये स्ट्रक्चर जो है ना वो कैसी रहेगी, ग्रीटी रहेगी, दरदरी रहेगी। तो इस सॉइल का यूज किया जाता है पॉलिशिंग के लिए और ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन के लिए। डायटम्स आर द चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। ओशियन वाला जो एरिया है उसके चीप प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर मतलब जो खाना बनाते हैं। तो अभी तो मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो डायटम्स जो हैं वो ओशियन के चीप प्रोड्यूसर होते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है किंगडम प्रोटिस्टा का, उसकी हेडिंग है डाइनोफ्लैजिलेट। नाम से ही पता चल रहा है, डाई मीन्स टू और फ्लैजिला मीन्स फ्लैजिला, मतलब मूवमेंट के लिए दो फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है ये डाइनोफ्लैजिलेट की है। ये जो बाहर आपको स्ट्रक्चर दिख रही है सेल्यूलोज की बनी हुई ये सेल वॉल है और इसी सेल वॉल के बीच में ऐसी ग्रूव्स देखने को मिलती है। इन्हीं ग्रूव्स में ये जो फ्लैजिला है वो प्रेजेंट होते हैं। These organisms are mostly marine and photosynthetic. डाइनोफ्लैजिलेट जो ऑर्गेनिज्म है ये मैराइन वाटर में मिलता है और फोटोसिंथेसिस करता है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन दियर सेल्स। ये जो डाइनोफ्लैजिलेट हैं ये येलो कलर के हो सकते हैं, ग्रीन कलर के, ब्राउन कलर के, ब्लू कलर के और रेड कलर के। डिपेंड इस बात पे करेगा कि उनकी जो सेल है उसमें मेन पिगमेंट्स कौन सा है। अब ये जो कलर के नेम है ना आपको याद होने चाहिए। जो ट्रैफिक लाइट होती है ना, तीन तो आप उससे याद कर सकते हो। कौन कौन से? एक तो येलो हो गया, एक ग्रीन हो गया और एक रेड हो गया। और बचे दो कलर ब्राउन और ब्लू, इनको भी आप याद कर लो। तो इस तरीके से याद करने के तरीके होते हैं ताकि चीजें आप भूलो ना। ठीक है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। डाइनोफ्लैजिलेट्स की जो सेल वॉल होती है उसको अगर हम बाहर से व्यू करें तो ये सेल वॉल स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट के फॉर्मेट में प्रेजेंट होती है बॉडी के आउटर सरफेस पर। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं इनमें से ज्यादातर के पास में दो फ्लैजिला होते हैं। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन ए फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनली लोकेटेड है, एक फ्लैजिला ट्रांसवर्सली लोकेटेड है। और कहाँ लोकेटेड है? सेल वॉल की जो प्लेट है उनके बीच में जो एरिया खाली है उसको बोलते हैं फरो, वहीं पर ये फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट, एग्जाम्पल है रेड डाइनोफ्लैजिलेट का गोनियोलैक्स, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, और जिसको बोलते हैं रेड टाइड। ये जो रेड कलर के डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं ना, जिसका एग्जाम्पल है कोनियोलैक्स, ये क्या करते हैं? सी वाटर में अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और जब मल्टीप्लाई करेंगे इतनी संख्या बढ़ा लेंगे तो सी का कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो जब सी में जब टाइड देखने को मिलेंगे तो कैसे देखने को मिलेंगे? रेड टाइड देखने को मिलेंगी। तो रेड टाइड जो है वो किसकी वजह से होता है? डाइनोफ्लैजिलेट, और उसका भी एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स। कैसा डाइनोफ्लैजिलेट है? रेड डाइनोफ्लैजिलेट है। अब एक बात याद रखना, यहाँ पे एक सी है जिसका नेम है रेड सी। ये जो रेड सी है ना, इसका कलर किसकी वजह से है? ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से है। ये बात ध्यान में रखनी है। रेड टाइड किसकी वजह से है? डाइनोफ्लैजिलेट में। और जो रेड सी है उसका कलर रेड किसकी वजह से है? वो है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी किस में आता है? किंगडम मोनेरा में। और डाइनोफ्लैजिलेट किस में आता है? किंगडम प्रोटिस्टा में।
बिल्कुल किंगडम भी अलग है, ऑर्गेनिज्म भी अलग है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो प्रोकैरियोट होता है, डाइनोफ्लैजिलेट जो है वो यूकैरियोट होता है। तो काफी ज्यादा डिफरेंस है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स मे इवन किल अदर मैरीन एनिमल्स सच एज फिशेज। अब ये जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट गोनियोलक्स जब अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, इतनी संख्या में बढ़ाते हैं, तो साथ में टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। तो इतनी संख्या में अगर ये प्रेजेंट है तो उतनी ही संख्या में फिर टॉक्सिन बनेगा। तो ये जो टॉक्सिन है वो मैरीन एनिमल्स को, जैसे कि फिशेज, इनको क्या कर देता है, मार देता है। और जब ऐसे फिशेज को अगर ह्यूमन कंज्यूम कर ले तो उसमें पैरालिटिक जैसे इशू भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है किंगडम प्रोटिस्टा का और उसकी हेडिंग है यूग्लेनोइड्स। यूग्लेनोइड्स एक ग्रुप है, इसका एक मेंबर होता है यूग्लिना। यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है, ये यूग्लिना का डायग्राम है। देखो बच्चों, अब तक हमने जो ग्रुप पढ़ा वो एक है क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट में जो मेंबर्स होते हैं उनमें फ्लैजिला नहीं होते हैं, वो वाटर के करंट के साथ में मूव करते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट में दो फ्लैजिला हैं, दोनों फ्लैजिला इक्वल हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली है और एक ट्रांसवर्सली है। ठीक है। और यहाँ पर यूग्लेनोइड्स में दो फ्लैजिला देखने को मिलता है, एक लॉन्गर देखने को मिलेगा और एक शॉर्टर देखने को मिलेगा। जो क्राइसोफाइट के मेंबर्स हैं वो फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं और मैरीन वाटर में भी देखने को मिलते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट जो है वो मैरीन वाटर में देखने को मिलती है। यूग्लेनोइड्स जो है वो फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। और फ्रेश वाटर भी कैसा, स्टेगनेट। स्टेगनेट मतलब ठहरा हुआ, जैसे कि लेक का हो गया, जैसे कि पॉन्ड का हो गया, रिवर का नहीं, बहता हुआ फ्रेश वाटर नहीं, एक जगह रुका हुआ फ्रेश वाटर। Majority of them are freshwater organisms found in stagnant water. यूग्लेनोइड्स के ज्यादातर जो मेंबर्स हैं वो फ्रेश वाटर में मिलते हैं। और फ्रेश वाटर में भी कौन से फ्रेश वाटर में, स्टेगनेंट फ्रेश वाटर में। इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होती है यूग्लेनोइड्स में। दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। सेल वॉल तो होती नहीं है, लेकिन एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल, और पेलिकल का काम होता है बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना। दे हैव टू फ्लैजिला, यूग्लेनोइड्स जो हैं वो दो फ्लैजिला रखते हैं, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग वन, एक लंबा और एक छोटा। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रोप्स बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। जब सनलाइट होती है तो उसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जब सनलाइट नहीं होती है तो ये हेटेरोट्रोप्स की तरह बिहेव करते हैं और अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको कंज्यूम जो है ये करते हैं। ठीक है। तो यूग्लेनोइड्स में मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, दोनों टाइप का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। यूग्लेनोइड्स जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि प्लांट जैसा फीचर भी है और एनिमल जैसा फीचर भी है। Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. यूग्लेनोइड्स जो होते हैं उनमें पिगमेंट्स जैसे हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं वैसे प्रेजेंट होते हैं। और हायर प्लांट्स का कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए जो है वो यूनिवर्सल पिगमेंट है, जहां भी फोटोसिंथेसिस देखने को मिल रहा है वहां पर आपको क्लोरोफिल ए देखने को मिल जाएगा, लेकिन क्लोरोफिल बी जो है वो हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है। और यूग्लेनोइड्स जो ग्रुप है उसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। नेक्स्ट ग्रुप है किंगडम प्रोटिस्टा का स्लाइम मोल्ड। ये जो स्लाइम मोल्ड होते हैं इनमें फंगी जैसे कैरेक्टर भी दिखने को मिलते हैं, इनमें प्लांट जैसे कैरेक्टर भी दिखने को मिलते हैं और एनिमल जैसे कैरेक्टर भी दिखने को मिलते हैं। लेकिन मेनली ये जो फंगी होते हैं ये अपना खाना डेड डिकेइंग मैटर से लिखते हैं, मतलब सेप्रोफिटिक होते हैं, और ऐसा फूड जो है वो फंगस जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। प्रोटिस्ट मतलब प्रोटिस्टा किंगडम का मेंबर्स है, इसलिए प्रोटिस्ट बोला गया है। सेप्रोफिटिक मतलब जो डेड डिकेइंग मैटर पर अपने आप को ग्रो करे और फिर उसको कंज्यूम करे, और इसकी वजह से जो डेड डिकेइंग मैटर है उसका ब्रेकडाउन भी होता है, मतलब डिकम्पोजिशन में भी रोल प्ले करे। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ये जो स्लाइम मोल्ड की बॉडी जो होती है वो जो डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स जो होती हैं उनके साथ साथ में उनके ऊपर ग्रो करती है और ऑर्गेनिक मटेरियल को एनगल्फ करती है। अंडर सूटेबल कंडीशन, जब एनवायरमेंट जो है वो सूटेबल है स्लाइम मोल्ड के लिए, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो वो अपनी बॉडी का एक फॉर्म बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। यहाँ पर ये डायग्राम देखिए, ये है स्लाइम मोल्ड का डायग्राम
और ये है प्लाज्मोडियम। देखो बेटा, एक प्लाज्मोडियम टर्म हम पढ़ते हैं, जो अभी नेक्स्ट जो ग्रुप आएगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन्स में। और प्लाज्मोडियम जो है उसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है मलेरिया, तो वो प्लाज्मोडियम अलग है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन में जब स्लाइम मोल्ड अपनी बॉडी को फॉर्म करते हैं तो उसको हम बोल रहे हैं प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम एक स्टेट है और प्रोटोजोन्स में प्लाज्मोडियम जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो जब सूटेबल कंडीशन होती है, स्लाइम मोल्ड जो है वो प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और सेवरल फीट तक अपने आप को ग्रो कर लेते हैं और स्प्रेड कर लेते हैं। During unfavorable conditions, the plasmodium differentiates and form fruiting bodies bearing spores at their tips. और जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये प्लाज्मोडियम जो है वो फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन कर लेता है और इन फ्रूटिंग बॉडीज के टिप पर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो बेटा, ये जो प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर बनी इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और हमें पता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो ये कैरेक्टर आ गया एनिमल जैसा। दूसरी बात, जब अनफेवरेबल कंडीशन आई तो प्लाज्मोडियम ने बना ली फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज जो है वो फीचर होता है फंगी का, तो यहाँ पे फंगी जैसा फीचर देखने को मिल गया। और जब फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर जो स्पोर्स बने, वो स्पोर्स जो हैं उनमें ट्रू सेल वॉल देखने को मिलती है। ट्रू सेल वॉल मतलब सेल्यूलोज की बनी हुई, और सेल्यूलोज की सेल वॉल हमें पता है प्लांट में मिलती है, तो प्लांट जैसा फीचर भी इसमें देखने को मिलता है। द स्पोर्स पजेज ट्रू वॉल्स। ट्रू वॉल्स मतलब सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल, तो ये प्लांट जैसा फीचर हो गया। स्पोर्स में ट्रू वॉल्स देखने को मिलती है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। ये जो स्पोर्स हैं वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब लंबे टाइम तक, कई सालों तक अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। और जब कंडीशंस जो हैं खराब हों तब भी ये अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। ये जो स्पोर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो हैं वो डिस्पर्स होते हैं एयर करंट्स के थ्रू। नेक्स्ट ग्रुप है किंगडम प्रोटिस्टा का, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स टर्म को अगर मैं ब्रेक करूं तो प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव और जोआ का मतलब होता है एनिमल्स। प्रोटोजोन्स जो हैं उनको आज के जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं उनका एंसेस्टर माना जाता है। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रोप्स। सारे के सारे प्रोटोजोन्स जो हैं वो हेटेरोट्रोप्स होते हैं एंड लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट। और ये जो प्रोटोजोन्स हैं वो या तो प्रेडेटर्स के फॉर्मेट में रहते हैं या फिर पैरासाइट के फॉर्मेट में रहते हैं। प्रेडेटर का मतलब होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में दूसरे को कंज्यूम कर लिया, और पैरासाइट का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहे या उसकी बॉडी के अंदर रहे। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। प्रोटोजोन्स को ये माना जाता है कि एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं, मतलब पहले प्रोटोजोन्स बने और फिर प्रोटोजोन्स में चीजें डेवलप हुई तब जाकर के मल्टीसेलुलर एनिमल्स बने। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के 4 मेजर ग्रुप हैं और इनका बेसिस ये होता है कि लोकोमोटरी ऑर्गेनेल क्या है। अगर सूडोपोडिया के थ्रू लोकोमोशन है तो अमीबोइड प्रोटोजोन्स हो गए, अगर सीलिया के थ्रू है तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स हो गए, फ्लैजिला के थ्रू है तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हो गए, और एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं स्पोरोजोन्स, जिसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं होता है। तो फर्स्ट मेजर ग्रुप है प्रोटोजोन्स का अमीबोइड प्रोटोजोन्स। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। अमीबोइड प्रोटोजोन्स के जो मेंबर्स हैं वो फ्रेश वाटर में, सी वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मीन्स फीट। तो ये जो अमीबोइड प्रोटोजोन्स हैं वो अपने प्रे को, अपने फूड को कैसे कंज्यूम करते हैं, तो इनकी बॉडी में, जैसे ये अमीबा है तो ये स्ट्रक्चर, जैसे मान लो यहाँ पे फूड पार्टिकल दिखेगा तो अमीबा क्या करेगा, इसके चारों तरफ ऐसे सूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर देगा। ये जो फूड पार्टिकल है इसको अंदर लेकर के वैक्यूल का फॉर्मेट कन्वर्ट कर लेगा, जिसको फूड वैक्यूल बोलते हैं। फूड वैक्यूल के पास में आकर के अटैच होगा लाइसोसोम, और लाइसोसोम जो है फिर इसके डाइजेशन करने में हेल्प कर देता है। तो इस तरीके से सूडोपोडिया के थ्रू ये अपने फूड को कंज्यूम करते हैं। मैरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। ये जो अमीबोइड प्रोटोजोन्स हैं इनके वो मेंबर्स जो मैराइन वाटर में रहते हैं उन मेंबर्स में सिलिका प्रेजेंट होती है उनकी सेल्स में। सेल मतलब कवरिंग, ठीक है। सम ऑफ देम सच एज एंड अमीबा आर पैरासाइट्स।
ये जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं, इनके कुछ मेंबर्स जो हैं वो पैरासाइट के फॉर्मेट में रहते हैं और उसका एग्जाम्पल है एंड अमीबा। नेक्स्ट ग्रुप है प्रोटोजोन्स का फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, मतलब इसमें लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। इसके जो मेंबर्स हैं वो या तो फ्री लिविंग रहेंगे या फिर पैरासिटिक के फॉर्मेट में रहेंगे। दे हैव फ्लैजिला, उनमें फ्लैजिला देखने को मिलता है। द पैरासिटिक फॉर्म्स कोज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। ये जो पैरासिटिक फॉर्म होते हैं ना फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के, वो डिजीज कोज करते हैं जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, और इसका एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा जो है वो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कोज करता है और इसका वेक्टर होता है, मतलब स्लीपिंग सिकनेस कैसे जो है वो स्प्रेड होता है, तो इसका वेक्टर होता है शीशी फ्लाई या फिर टसे टसे फ्लाई भी इसको बोलते हैं। और इसमें एक एग्जाम्पल और आपको ध्यान में रखना है और उसका नेम है लिश्मानिया। लिश्मानिया जो है वो एक डिजीज करता है जिसको बोलते हैं काला आजार, जिसको दमदम फीवर के नाम से भी बोलते हैं, और लिश्मानिया का वेक्टर होता है सैंड फ्लाई। ये आपको बात में ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, मतलब इसमें लोकोमोशन के लिए सीलिया प्रेजेंट होंगे। दीज आर एक्वेटिक। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स जो हैं वो एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। इसके जो मेंबर्स होते हैं सिलेटेड प्रोटोजोन्स के, वो सीलिया के थ्रू जो है वो मूवमेंट करते हैं और एक्टिवली मूवमेंट करते हैं। एक्टिवली मतलब एटीपी जो है वो खर्च करके अपना मूवमेंट शो करते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ सीलिया उनकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट देखने को मिलता है। दे हैव ए कैविटी गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सर्फेस। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं उनकी बॉडी में एक कैविटी बन जाती है जिसको गलेट बोलते हैं, और इसी के थ्रू जो है इनमें फूड आता है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया causes द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टिर्ड इन द गलेट। ये जो सीलिया है वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं जिसकी वजह से वाटर में जो प्रेजेंट है फूड वो आ जाता है ये गलेट जो है उसके अंदर, और गलेट में प्रेजेंट होते हैं सीलिया जिसके थ्रू बॉडी के अंदर चला जाता है। इसका एग्जाम्पल होता है पैरामीशियम। यहाँ पे डायग्राम दे रखा है पैरामीशियम का। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखिए इस तरीके से, ये होती है गलेट। इस गलेट में भी प्रेजेंट होते हैं सीलिया। तो यहाँ पे वाटर बॉडीज में प्रेजेंट है, तो ये चारों तरफ ये सीलिया जो प्रेजेंट है ना, ये मूवमेंट करते रहते हैं कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड मतलब जब सारे एक साइड चलाएंगे, नाव के चप्पू देखा है, तो नाव को चलाने वाले जो जितने भी लोग होते हैं जिनके पास भी चप्पू है, तो एक सीक्वेंस में जब एक साथ उनका मूवमेंट देखने को मिलता है, वैसे इन सीलिया का होता है। तो आसपास में जो फूड होगा वो इस स्ट्रक्चर के थ्रू बॉडी के अंदर मूव कर जाता है। अच्छा, ये जो पैरामीशियम होते हैं ना, इनमें दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, एक छोटा न्यूक्लियस होता है, एक लार्ज न्यूक्लियस होता है। जो स्मॉल न्यूक्लियस होता है उसको माइक्रो न्यूक्लियस, और जो लार्ज होता है उसको मैक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस मतलब हेरिडिटी, मतलब उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, और मैक्रो न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है इस पैरामीशियम में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करता है। ये दो स्ट्रक्चर आपको ये दिख रही है ना, ये दो स्ट्रक्चर, ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। पैरामीशियम फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। अब जब फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है तो वाटर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। क्यों करेगा? फ्रेश वाटर है मतलब सोल्यूट का अमाउंट कम है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो वाटर जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो जब रेगुलर वाटर अंदर की तरफ आएगा पैरामीशियम में, तो ऐसे तो पैरामीशियम फट जाए वाटर के आने की वजह से। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये स्ट्रक्चर क्या करती हैं, इस एक्सेस वाटर को जो अंदर आ रहा है उसको बाहर निकालती रहती है। ठीक है ना? और इस प्रोसीजर को बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो वर्ड यूज करते हैं हम वाटर के लिए। लास्ट पार्ट है प्रोटोजोन्स का, स्पोरोजोन्स। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। स्पोरोजोन्स के जो मेंबर्स होते हैं ना, उनकी लाइफ में एक स्पोर लाइक स्टेज होती है जो इन्फेक्शियस स्टेज होती है। ठीक है ना? और उसको बोलते हैं स्पोरोजोइट। स्पोरोजोन्स का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कोज करता है, और ये मलेरिया जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक इफेक्ट डालती है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना खतरनाक इसका इफेक्ट है। यहाँ पे बोला गया नोटोरियस। नोटोरियस मतलब जिसके बारे में हमें पता भी है लेकिन वो अच्छी चीज नहीं पता है, बुरी चीज पता है उसके बारे में। ये जो स्पोरोजोन्स होते हैं ना, इनमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं होता है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर रहते हैं, किसी भी लिविंग की बॉडी के अंदर रहते हैं, मतलब एज ए एंडो पैरासाइट के फॉर्मेट में ये रहते हैं। तो ये हमने किंगडम प्रोटिस्टा जो टॉपिक है उसको अच्छे से कवर कर लिया है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हमने डिस्कस कर लिया है। हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर अच्छे से क्लियर किया है।
तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए बच्चों। हम कंटेंट अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं, और भी आपको सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।